के अंदर ये हमारी भारत सरकार ने दी है। इसी तरह से जो गुरु जयराम फ्रेट कॉरिडोर का जिक्र आया, हमारे शासन के दौरान 1,75,000 करोड़ इसके ऊपर लगा है, जिसके माध्यम से आज के दिन मंगल चौधरी के अंदर लॉजिस्टिक हब भी लग पाया है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर गुरु जयराम दास कॉरिडोर के अलावा चमन ऋषि 52D और महान सेनानी आज के दिन बीचों बीच हरियाणा से गुजरता हुआ हाईवे है, ये भी हमारी सरकार ने मुहैया करवाना है। तो मैं लंबा चौड़ा भाषण अब नहीं देना चाहता, सबका ध्यान मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर के ऊपर है, तो आपको सिर्फ यही नारा देना चाहता हूँ, भारत माता की, भारत माता की, धर्मवीर जिंदाबाद, चमन ऋषि जिंदाबाद जिंदाबाद और महान सेनानी राव इंद्रजीत सिंह जी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, गुरु जयराम दास चमन ऋषि और महान सेनानी राव तुलाराम जी को नमन करता हूं। भारत माता की। राम राम भाई सारायण। आज बुद्ध पूर्णिमा है। मैं समस्त देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं श्रद्धेय गुरु जयराम दास चमन ऋषि और महान सेनानी राव तुलाराम जी को नमन करता हूं। मेरे जांगला के शहीदों और अहिरवाल की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं अगर हरियाणा में आऊं तो पुरानी यादें ताजा न हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ भी वहाँ भी
बहुत सारे परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं, पुरानी पुरानी यादें भी, क्योंकि हरियाणा तो वर्षों तक एक प्रकार से मेरा घर ही बन गया था। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मुझे राजनीति की बहुत सारी शिक्षा हरियाणा और पंजाब से मिली, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि इस मिट्टी ने भी मुझे गढ़ा है। 1995 का शायद कालखंड होगा जब मैं प्रभारी के रूप में यहां आया था। आमतौर पर प्रभारी आते हैं दौरा करने के लिए, मैं हम मुकाब करने आ गया था, यहीं पर रहता था। और उस समय हमारे मनोहर लाल जी संगठन का काम देखते थे, उस समय हमारे रमेश जोशी जी अध्यक्ष हुआ करते थे। तब रमेश जी, मैं, मनोहर लाल जी हरियाणा की खूब खाक छानी थी। मैंने यहाँ माताओं बहनों के हाथ का खाना भी खूब खाया है, और हमारे नारनौल के सुरजा हलवाई और महेंद्रगढ़ की मिठाई, इसी के कारण ये हमारा राबिला डायबिटिक हो गया। लेकिन अब भी इतनी अच्छी बनती है ना सब कुछ। हाँ। और गर्मी की सीजन में एक गिलास राबड़ी, मोटी मोटी रोटी और एक प्याज सारी भूख मिटा देता था। चीज सीधा सादा खाना, वो मेरा हरियाणा। साथियों, हरियाणा के घी मक्खन का जोर आज पूरी दुनिया देख रही है। सारी भारत विरोधी ताकतें लगी रहती हैं, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता। अभी मोदी को आपका कर्ज चुकाने के लिए बहुत काम करना है। हमारे हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार साथियों, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है, और दूसरी ओर कौन है? कोई अता पता ही नहीं है। और हरियाणा के लिए तो मोदी मतलब, शायद यहां हरियाणा में आपको कम से कम 5,000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दूर से चिल्ला सके, मोदी जी जरा रुक जाओ, ऐसे कहने वाले 5,000 लोग मिल जाएंगे। यानी हरियाणा के साथ मेरा जो अपनापन रहा, हरियाणा ने मुझे जो प्यार दिया, और इसलिए हरियाणा का अधिकार भी मुझ पर बनता है। चलते फिरते मुझे कह सकता है, मोदी जी गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो।
इतना मेरा आपसे नाता रहा है और पिछले 10 साल में आपने उस प्यार में कभी कमी नहीं आने दी। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और ये इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडिया वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? और हमारे हरियाणा के लोगों में तो ग्रामीण भाषा में चौपाल में बैठ करके जो ठहाके लेने की ताकत है ना, मुझे पक्का विश्वास है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री 5000 चुटकुले हरियाणा वाले बना देंगे। साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। साथियों, इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। अरे वो ताऊ जी को परेशान मत कर रहे भाई, हाँ थोड़ा इधर से भजा रहे हैं। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का ये, यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। और इसलिए बराबर जम करके इस बार ईवीएम को गालियां दे रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिस भूमि में कोई पैदावार न हो, कोई किसान उसमें एक भी बीज डालेगा क्या? जिसमें फसल न हो, ऐसी जमीन पर या ऐसी सीजन में कोई किसान एक भी बीज डालेगा क्या? जब पता है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो कोई उधर वोट डालेगा क्या? कोई डालेगा क्या? ये हरियाणा वालों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है भाई इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है। और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। इसलिए आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है। और सरकार किसकी बनने जा रही है? किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी।
बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। साथियों, 24 के इस चुनाव में पूरा देश कांग्रेस की सच्चाई जान गया है। कांग्रेस और इंडी वालों के लिए देश में भी बड़ा उसका अपना वोट बैंक है। इन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करवाया। एक भारत और दो मुस्लिम राष्ट्र बनाए। अब इंडी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। आपने कल अखबारों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाई कोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता। ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं? ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं? लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है, कोई माइका लाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है।
और भाइयों बहनों, ये चुनावी भाषण नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहां हरियाणा में हर कोई दिन में 200-400 बार राम राम बोलता है। हर 10 कदम पर वो राम राम बोलेगा ही बोलेगा। राम राम के बिना हरियाणा में कोई काम होता है क्या? लेकिन कांग्रेस का बस चले तो हरियाणा में राम का नाम लेने वालों पर ये लोगों को गिरफ्तार कर ले। कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उसने राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार कर दिया। और अब तो शहजादी के सलाहकार ने तो एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के लोग रामलला के दर्शन तक नहीं कर पाए। वो रामलला को फिर से टैंक में भेजना चाहते हैं। क्या हरियाणा के लोग ऐसा होने देंगे क्या? रामलला को फिर से अपमानित करेंगे क्या? क्या ऐसे लोगों को मेरा हरियाणा जवाब देगा कि नहीं देगा? हर बूथ में चुन चुन करके उनको साफ करेगा कि नहीं करेगा? साथियों, कांग्रेस हमारी आस्था का ही नहीं, हमारे तिरंगे का भी अपमान करती है। 370 के नाम पर कश्मीर को देश से अलग किसने रखा? किसने रखा? 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा किसने नहीं फहरने दिया? आज ये लोग कह रहे हैं ये सत्ता में आए तो फिर से 370 वापस लाएंगे। क्या हम कश्मीर के हुए बलिदानों को बेकार जाने देंगे क्या? बेकार जाने देंगे क्या? कांग्रेस के मंसूबों को क्या हरियाणा कामयाब होने देगा क्या? साथियों, कांग्रेस ने देश के पूर्व फौजियों के साथ भी धोखा किया। एक्स सर्विसमैन के साथ धोखा किया। उन्हें दशकों तक पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलने दी। कांग्रेस झूठ बोलती थी कि OROP 1 रैंक 1 पेंशन उसके लिए 500 करोड़ रुपया पूर्व फौजियों को देंगे। अब ये चुनाव जीतने के लिए पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया गया। और